शुभ अपराह्न छात्रों, आशा है आप सब सकुशल होंगे। आज से फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं। मैं आलोक धनवा रचित पतंग शीर्षक कविता आज पढ़ाने जा रही हूँ। आलोक धनवा का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में 1948 ईस्वी में हुआ था। उनकी पहली कविता थी जनता का आदमी। पतंग शीर्षक कविता कवि के व्यंग्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं यानी बच्चों की अनायास मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं एवं मौसम के साथ साथ प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। आलोक धनवा 8वें दशक के बहुचर्चित कवि रहे हैं। उन्होंने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ प्रकृति में आए परिवर्तनों को विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए उन्होंने दृश्य श्रव्य बिंबों का सुंदर प्रयोग किया है। पतंग बच्चों के मन में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के उमंगों, विचारों, सपनों का विवरण है। यानी बच्चे कई तरह के सपने देखते हैं और उन सपनों को देखने के लिए या उन उमंगों को साकार रूप देने में पतंग का महत्वपूर्ण स्थान है। और पतंग के माध्यम से ही बच्चे विभिन्न प्रकार के सपने देखते हैं और वे पतंग की तरह आसमान में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। कवि कहते हैं, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। भादो महीना बरसात का महीना है और भादो महीने में तेज वृष्टि होती है, बारिश होती है, छींटे पड़ते हैं, बौछारें होती हैं। और जैसे ही भादो का महीना बीत जाता है, शरद ऋतु का आगमन होता है और शरद ऋतु के आगमन होते ही आसमान पूर्ण रूपेण स्वच्छ और साफ हो जाता है। इसलिए कवि प्रारंभिक यानी पहली पंक्ति में कहते हैं, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। कवि कहते हैं कि बरसात के मौसम में तेज बौछारें पड़ती हैं, बारिश अत्यधिक होती है, तेज बारिश होती है और जैसे ही भादो का महीना समाप्त हो गया, तेज बौछारें भी समाप्त हो गई, भादो का महीना भी विदा ले लिया और भादो महीने के विदा लेते ही शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है, शरद ऋतु के आगमन होते ही पूरी प्रकृति में प्रकाश फैल जाता है और प्रातः काल जब सूर्य उगता है तो उगने वाले सूरज के बारे में कवि आलोक धनवा लिखते हैं कि जैसे ही प्रातः काल पश्चिम दिशा से उगता है, वह उगने वाला सूरज उस उगने वाले सूरज का रंग खरगोश की आंखों जैसे लाल रंग लिया हुआ होता है। अर्थात शरद ऋतु में सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है, लाल रंग होता है। कवि ने इन पंक्तियों में शरद ऋतु का मानवीकरण किया है। मानवीकरण का तात्पर्य होता है मनुष्यों के जैसा आचार विचार करते हुए। मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार के साथ साथ उसमें रूपक अलंकार भी होता है। कवि कहते हैं, शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, घंटी बजाते हुए और घंटी भी जोर जोर से बजाते हुए, साथ ही साथ पुलों को पार करते हुए आ रहा है। क्या कहते हैं कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कि शरद ऋतु अपने चमकीले इशारों से
पतंग उड़ाने वाले बच्चों की ओर जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए, यानी बच्चों के झुंड को बुलाते हुए, बच्चों के झुंड को अपनी ओर आकर्षित करते हुए आ रहा है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है, आसमान पूरी तरह स्वच्छ और साफ हो जाता है, पूरी प्रकृति में जोश उमंग उत्साह का संचार हो जाता है। और एक बार इन पंक्तियों को हम देखेंगे। कवि कहते हैं जैसे ही भादों का मौसम समाप्त होता है, तेज बौछारें समाप्त होती है, अर्थात तेज बारिश, मूसलाधार बारिश थम जाती है, वैसे ही भादों की विदाई भी हो जाती है। भादों महीना समाप्त हो जाता है और भादों महीने के समाप्त होते ही शरद ऋतु का आगमन होने लगता है। और शरद ऋतु के आगमन होते ही पूरी प्रकृति में उजाला फैल जाता, प्रकाश फैल जाता। और जब इस ऋतु में प्रातःकाल सूर्योदय होता है तो उदित होने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। और कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए पुनः कहते हैं कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चलाते हुए, बुलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आता है। अर्थात अपने इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे ही भादो महीना बीत जाता है, शरद ऋतु का आगमन होता है, वैसे ही जोश उमंग उत्साह का संचार होता, पूरी प्रकृति उत्साहित हो जाती है। न केवल प्रकृति बल्कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के बाल मन की इच्छाओं का भी सुंदर सजीव चित्रण प्रस्तुत कवि करते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है, आकाश साफ और स्वच्छ तो होता ही है, शरद ऋतु आकाश को मुलायम बना देता है ताकि पतंग ऊपर उठ सके, ताकि बच्चों के द्वारा उड़ाया जाने वाला पतंग ऊंचे आसमान की ओर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। कवि पुनः कहते हैं कि शरद आकाश को इस तरह बनाता है, शरद ऋतु में प्रकृति ऐसा वातावरण तैयार करती है कि दुनिया की सबसे हल्की यानी हल्के कागज से बनी हुई पतंग जो रंगीन कागजों से बनी हुई है वह ऊंचे आसमान में उड़ सके। यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की पतली कमानी से बनी, बांस की पतली कमानी करते हैं बांस, मोटे बांस को जब बीच में फाड़ करके पतले पतले तार की भांति जो डंडा तैयार किया जाता है वह कमानी होता है। हमने छाता में देखा है कमानियां बनी होती है, उसी तरह कवि कह रहे हैं कि बच्चे सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से पतंग बनाते हैं और उस पतंग को शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक, जब वे पतंग को आसमान में उड़ाते हैं और आसमान में अपने पतंग को उड़ता हुआ देखकर बच्चे सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारने लगते हैं, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। न केवल प्रकृति का वातावरण सुंदर सजीव दिखाई देता है बल्कि इस ऋतु में, शरद ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देती हैं और ये तितलियां अत्यंत कोमल और नाजुक होती हैं। अर्थात रंग बिरंगी तितलियां भी प्रकृति के वातावरण को सुंदर और रमणीय बनाने में अपना विशेष योगदान देते हैं। इन कविता की इन पंक्तियों की कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले है पंक्तियां संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में लिखी गई हैं। पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। श्लेष अलंकार मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। साथ ही साथ खड़ी बोली में पंक्तियां लिखी गई हैं
शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है और पंक्तियों को बिंबात्मक शैली में लिखा गया है। पंक्तियों का बिंबात्मक शैली में सुंदर और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगली पंक्तियां हैं, कवि प्रारंभिक पंक्तियों में बच्चों के द्वारा उड़ाए जाने वाले पतंग के विषय में वर्णन करते हैं। अगली पंक्तियों में कवि लिखते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग एक वाद्य यंत्र का नाम है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। इन पंक्तियों में भी कवि ने प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का, साथ ही साथ छोटे बच्चों के मन में जो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, बाल सुलभ मन में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को करने की प्रबल इच्छा जगती है, बच्चों की भिन्न भिन्न चेष्टाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं कि बच्चों का शरीर अत्यंत कोमल होता है, नाजुक होता है, और कवि बच्चों के कोमल नाजुक शरीर की तुलना कपास से करते हैं। जिस तरह कपास नरम होता है, मुलायम होता है और उसमें लोचकता यानी लचकता होती है, वैसे ही बच्चों का शरीर भी अत्यंत कोमल होता है, उसमें भी नरमी होती है, और उसी कोमलता को यानी बच्चों की उस कोमलता को, उस नरमी को स्पर्श करने के लिए प्रकृति भी लालायित होती है। प्रकृति भी बच्चों की इस कोमलता को स्पर्श करना चाहती है और वह भी बेचैन होकर, यानी प्रकृति भी बेचैन होकर बच्चों के पास आ जाती है। जब बच्चे मस्त होकर, बेसुध होकर, निश्चिंत होकर इधर उधर दौड़ते हैं, तो दौड़ते समय कई बार उन्हें मकान की छतों पर भी जाना पड़ता है, लेकिन वे इतने उत्साहित, इतने उल्लसित और इतने प्रसन्नचित होते हैं कि छतों की कठोर भूमि भी उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाती, यानी कठोर भूमि पर पैर रखते हुए भी उन्हें चोट नहीं लगती। उस वक्त वे इतने उत्साहित होते हैं, पतंग उड़ाते समय ऊंचे आसमान में अपने पतंग को उड़ते हुए देखकर वे इतने प्रसन्नचित्त और आनंदित हो जाते हैं कि उन्हें छत की कठोरता, कठोर भूमि भी नरम प्रतीत होने लगती है। और एक साथ जब सभी बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं, कूदते हैं, तो उनके पैरों से निकलने वाली ध्वनि से सारी दिशाओं में मृदंग जैसे वाद्य यंत्र की मिठास यानी मीठे स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है। कवि क्या कर रहे हैं, बच्चे इधर उधर दौड़ते हुए कभी कभी मकान की छतों पर भी दौड़ने लगते हैं, और जब वे मकान की छतों पर दौड़ते हैं तो उस वक्त छत की भूमि उन्हें कठोर प्रतीत नहीं होती, छत की भूमि भी पैरों को नरम प्रतीत होने लगती है, और उनके पैरों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से सभी दिशाओं में मृदंग की भांति या मृदंग जैसे मीठा और मधुर स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए, पेंग भरते हुए चले आते हैं। पेंग भरना मतलब झूला झूलना। जब वे पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाते समय वे कई बार इधर उधर झूले की तरह झूलते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, और जब वे झूले की तरह आगे पीछे होते रहते, आते जाते रहते हैं, तो उनका शरीर पेड़ की डाली की तरह लचीला हो जाता है, उनके शरीर में लचकता आ जाती है, लचीलापन आ जाता है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह पेड़ की डालियां हवा के झोंके से इधर उधर हिलती डुलती रहती हैं, लेकिन वे टूटती नहीं, वैसे ही पतंग उड़ाते हुए जब बच्चे इधर उधर झूले की भांति आगे पीछे होते, आते जाते रहते हैं, तो उनके शरीर में वृक्ष की डालियों की तरह लचीलापन आ जाता है।
कई बार कवि कह रहे हैं कि पतंग उड़ाते समय छतों के खतरनाक किनारों तक, पतंग उड़ाते समय कई बार बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। उन्हें ये फिक्र नहीं होती कि वे पतंग उड़ाते उड़ाते छत के किनारे आ गए हैं और उन्हें गिरने का भय है, लेकिन निश्चिंत होकर अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्नचित होकर छतों के खतरनाक किनारे पर आकर भी वे भयभीत नहीं होते। वे अच्छी तरह जानते हैं उन्हें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, किंतु उनका रोमांच, उनका आनंद, उनका उत्साह, उनका उमंग ही उन्हें इन खतरनाक छतों के किनारों से बचाता है। वे खेल खेल में पतंग उड़ाते उड़ाते रोमांच के सहारे, उल्लास और उमंग के सहारे, उत्साह के सहारे कई बार खाली जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। और क्योंकि वे ऊंचे आसमान में उड़ने वाली अपनी पतंग की डोर को ध्यानपूर्वक पकड़े रहते और उड़ने वाले पतंग की ओर ही उनका पूरा ध्यान लगा रहता, इसलिए उस वक्त उन्हें अन्य किसी भी विषय की चिंता नहीं होती, उनका डर भय समाप्त हो जाता है और वे अपनी ऊंची उड़ान उड़ने वाले पतंग पर ही अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करते हैं। और ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें डोर के सहारे थाम रखा है। और इसी विश्वास के साथ वे छतों पर उछल कूद फांदते रहते, दौड़ते रहते, कूदते रहते और उन्हें डर या भय नहीं का आभास नहीं होता। उन्हें आभास भी नहीं होता कि वे छतों के किनारे तक पहुंच गए हैं, क्योंकि खेल के रोमांच के कारण खतरनाक जगहों से भी वे भयभीत नहीं होते। उनका संपूर्ण ध्यान पतंग की डोर के सहारे ऊपर उड़ने वाली पतंग पर ही उनका ध्यान केंद्रित रहता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो पतंग की ऊंचाई ने ही उन्हें संभाले रखा है, डोर के सहारे ही वे सकुशल हैं। तो इस तरह इन पंक्तियों में भी कवि ने बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में भी मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा, अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में पंक्तियां लिखी गई हैं और पतंग को कल्पना के रूप में कवि चित्रित करते हैं। अगली पंक्तियां हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र का अर्थ है सुराख यानी छेद। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि इन पंक्तियों में भी प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ बाल मन की सुलभ चेष्टाओं, प्रतिक्रियाओं का सुंदर सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। कवि कहते हैं कि वे पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं, यानी जैसे जैसे छोटे बच्चों का पतंग आसमान की ओर उड़ता है, आसमान में अपनी पतंगों को उड़ता देखकर बच्चों का मन भी आसमान में उड़ने लगता है। उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि वे अपने पतंग के साथ साथ आसमान में उड़ रहे हैं। अपने रंध्रों के सहारे अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से तो बच जाते हैं और इतने निर्भीक और निडर होकर वे अपनी पतंगों को उड़ते हुए देखकर आकाश की ओर टकटकी लगाए हुए देखते हैं कि उनके शरीर के रंध्र यानी सुराख या छेद या रोए भी संगीत उत्पन्न करते हैं और उन्हें लगता है कि वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। और कभी कभी तो वे छतों के किनारे गिर भी जाते हैं। छतों के किनारे किनारे पतंग उड़ाते उड़ाते वे गिर जाते हैं, परंतु उनका शरीर चूंकि लचीला होता है, लचीला का मतलब छोटे बच्चों के का शरीर बढ़ने वाला शरीर होता है, इसलिए शरीर की हड्डियां उतनी मजबूत नहीं होती, अतः शरीर में लचीलापन होता है, तो अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। और जब वे बच जाते हैं तो उनके मन का भय, उनके मन का डर समाप्त हो जाता है। बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं और जब वे बच जाते हैं, उनका भय समाप्त हो जाता है, तो वे और अधिक उत्साह के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं।
अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि जब दूसरे दिन सूरज खरगोश की आंखों की भांति लालिमा लिए उदित होता है तो वे फिर से नए जोश उमंग उत्साह के साथ पतंग उड़ाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके पैरों के नीचे, पैरों के पास, उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे और भी निडर हो जाते हैं, उनका भय समाप्त हो जाता है और भय समाप्त होते ही वे तुरंत फिर से अपने जोश उमंग उत्साह का संचार करके फिर से पतंग उड़ाने के लिए आते हैं। कई बार छतों के किनारे गिर जाते हैं, किंतु फिर वे सामने आकर फिर से पतंग उड़ाते हैं। और दूसरे दिन खरगोश की आंखों की भांति लालिमा लिए जब सूर्योदय होता है तो अगली सुबह फिर से पतंग उड़ाते हैं और अब उनकी गति पहले से और अधिक तेज हो जाती है और उनकी गति और तेज को देखकर पृथ्वी और भी तेज गति से अपने बेचैन पैरों के साथ उनके पास आती है। अर्थात कवि कहते हैं जब उनका भय समाप्त हो जाता है, वे निडर हो जाते हैं, वे तपते सूरज के सामने भी वे भयभीत नहीं होते हैं। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि वे विकट परिस्थितियों का भी, विपत्तियों का भी, कष्टों का भी डटकर सामना करते, निडरता पूर्वक सामना करने के लिए वे सजग सचेत हो जाते, उनमें डर का भाव समाप्त हो जाता है। वे भी पतंगों के सहारे कल्पना की उड़ान भरने लगते हैं। जैसे पतंग ऊंची उड़ान भरते हैं, वैसे वे भी पतंग के सहारे वे भी आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। और जिस तरह पतंगे ऊपर नीचे होती रहती हैं, वैसे ही उनकी इच्छाएं, उनकी कल्पनाएं, उनके विचार भी ऊंची नीची उड़ान भरते रहते हैं, जिसे मन की डोरी बांधी रहती है। और उनके इन्हीं क्रियाकलापों को देखकर पृथ्वी भी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। तो इस तरह पतंग शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने नव युवकों को विकट परिस्थितियों में भी न घबराने का संदेश दिया है। यानी जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन विशेषकर युवा वर्ग को उन विकट परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए और जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है। इन छोटे छोटे बच्चों को पतंग उड़ाते हुए दर्शाकर कवि ने उनकी निडरता, उनके साहस, उनके बाल सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। धन्यवाद छात्रों।